Good morning students from Gyan Bharati Hindi High School Social Science Class 9th Chapter number 8 Natural Resources. So child we are study about natural रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? तो नेचुरल रिसोर्सेज यह एक तरह का ऐसा रिसोर्सेज है कि जहाँ से हमें नेचुरली रूप से कितने ही तरह की थिंग्स अचीव हो उसे नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अर्थ है, स्काई है, सन है। तो यह किस तरह के रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसे ह्यूमंस के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ elements in the nature but we can not call all of them resources। कि ऐसा कहा जाता है कि नेचर्स के अंदर कितने ही तरह के बहुत से एलिमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन हम उन्हें रिसोर्सेज के नाम से नहीं जान सकते। वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। दीज एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड resources only when these are utilized by man through his special knowledge। कि जब ह्यूमंस अपने स्पेशल नॉलेज के थ्रू इसका यूज करें तभी उसको एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इट कैन बी कॉल्ड एलिमेंट्स। इन अदर वर्ड्स द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट। और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहता है। ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम एंड मैन हैज द फिजिकल एंड द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। कि ह्यूमंस अपने नॉलेज का यूज करके उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है फिजिकली रूप से और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के रूप से। देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। इन दिस वे एनी थिंग्स विच इज यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन needs become a resource। In ancient time man did not know about the mineral buried within the land, so these were not the resources at the time, but today these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining। The natural resources should have both the of utility and capability of the work। की पहले के समय के जो भी पर्सन थे उनको पता नहीं चलता था, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। किसके बारे में? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इसलिए पहले के समय में इन एंशियंट टाइम में इसका यूज बहुत ही कम होता था। बट आज के समय में अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए नॉलेज अचीव किया है, जिससे उसकी यूटिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स नेचर, मैन एंड द कल्चर। फिर उसके बाद रिसोर्सेज के यूजेस के बारे में बताया गया है कि रिसोर्सेज आर यूजफुल टूवर्ड्स मेनी वेज। कि रिसोर्सेज का जो यूज है कितने ही तरीके से मैनी वे से किया जाता है। वी लर्न अबाउट इट्स gradually at every stage of human life। all activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources। let us know more about it। कि सभी की सभी एक्टिविटीज़ ऑल एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर इंडस्ट्री सेक्टर्स तक किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो हम उसके बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं। नो मोर अबाउट इट। तो फर्स्ट रिसोर्सेज का यूज एज ऑफ फूड यानी कि फूड के रूप में किया जाता है। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन ना आर कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेज। फ्रूट्स ग्रो नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू agriculture, milk and its products and meat obtained through domestic
animals, fish and other animals from honey prepared by honeybees etc. are used as food item. कि जैसे कि रिसोर्सेज का यूज एज ऑफ फूड यानी कि फूड के रूप में किया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स ग्रो करना नेचुरली रूप से होता है, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन करना एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसके अलावा मिल्क है, मीट है, ऐसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, उसको ऑब्टेन करना, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होती है। उसके अलावा फिश और भी कितनी तरह के अदर एक्वाटिक एनिमल्स से जिससे हमें जैसे कि हनी के द्वारा जैसे कि हनी बीज के द्वारा हनी प्रिपेयर किया जाता है। तो इन सभी आइटम्स का यूज एज ऑफ फूड यानी कि फूड के रूप में किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर का रिसोर्सेस एज अ सोर्स ऑफ लो मटेरियल कि लो मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आज बेंचेस बनानी है तो बेंचेस बनाने के लिए जो वुड की रिक्वायरमेंट है वह वुड बेंचेस के लिए लो मटेरियल हो गया, जो हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन होते हैं। कितने ही तरह के वेरियस वुड से जो फॉरेस्ट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए बाम्बू वो भी फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन होंगे। तो मैनी इंडस्ट्रीज में लो मटेरियल की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। तो वी यूज कोल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, इन सभी का यूज किया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर। उसके अलावा व्हीकल्स में तो सेम उसी तरह से हमें भी वर्क करने के लिए एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि विंड एनर्जी, सी एनर्जी, वेव्स, टाइड्स, तो ये सभी, और उसके अलावा सोलर एनर्जी है तो ये सभी जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो 3 टाइप्स है रिसोर्सेज के। फर्स्ट यहाँ पर आपको बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ ली अवेलेबिलिटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की डिटेल्स में दिया गया है कि आउंड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, वह इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। फिर उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज जो आउंड बाय अ कंट्री और अ रीजन, कि जैसे कि आर्मी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, या नेशनल रिसोर्सेज हो गए। फिर ये ग्लोबल रिसोर्सेज और फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि इसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों तरह के रिसोर्सेज का यूज किया जाता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो उसके एग्जांपल्स दे, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, की वर्ल्ड के सभी नेशंस के ऑनरशिप कॉमन ऑनरशिप के रिसोर्सेज के रूप में उसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का क्लासीफाई किया जाए तो 4 टाइप्स में क्लासीफाइड होता है, जिसमें फर्स्ट है यूनिवर्सल रिसोर्सेज, सेकंड है जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, थर्ड है रियल रिसोर्सेज, फोर्थ है सॉलिटरी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट रिसोर्सेज जो यूनिवर्सल है वो एटमॉस्फेयर में यूजफुल गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसका यूज हम करते हैं। फिर ये जो जनरली अवेलेबल हो जाते हैं जो इजीली रूप से, जैसे कि सॉइल, वाटर, लैंड, ये जनरली रूप से इजीली रूप से अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद ये रियल रिसोर्सेज जिसका प्रेसिस कैसा है, लिमिटेड अवेलेबल है, जैसे कि मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन सभी का जो प्रेसिस स्टॉक है वह लिमिटेड अवेलेबल है। इसका जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उसका स्टॉक लिमिटेड बनता जाता है। उसके बाद फोर्थ
रिसोर्सेस एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि उसमें मिनरल अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में 1 या 2 प्लेसेस पर ही अवेलेबल होता है। जैसे कि क्रायोलाइट, यह मिनरल्स जो है ओनली फॉर कहाँ पर अवेलेबल होता है, इन ग्रीनलैंड में अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ उस टेबल के नीचे दिया गया है, यू कुड अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ 2 टाइप्स resources can be classified by other method also, wherein these can be classified into 2 types of renewable and non-renewable resources. Some resources reproduce themselves as per their uses during a specific time. In other words, these are inaccessible solar evolution, wind, birds, animal, etc. fall under this category. These are called renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. Mineral, coal, natural gas, petroleum, etc. are included in this category. तो यहाँ पर और भी 2 टाइप्स के रिसोर्सेज है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हो। उसमें फर्स्ट टाइप है रिन्यूएबल एंड सेकंड है न रिन्यूएबल। रिन्यूएबल इसे कहा जाता है कि ऐसे रिसोर्सेज की जिसको वापस से यूज कर सकते हैं उसे रिन्यूएबल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सपोज जो सोलर एनर्जी है, सन यानी कि सन लेयर से, विंड है, तो ये सभी किस तरह के रिसोर्सेस माने जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस माने जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग होता है कि विच कैन नॉट बी रीयूज्ड, कि एक बार यूज हो जाने के बाद में उसका वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, मिनरल, कोल एक्सेट्रा, जिसका यूज हो जाने के बाद उसका वापस से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि उसका जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वैसे वैसे जो उसका स्टॉक है वह लिमिटेड बनता जाता है। तो आर इंक्लूडेड इन इट्स कैटेगरी। अब उसके बाद यह आता है कि रिसोर्सेज का कन्वर्जेशन और प्लानिंग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए यूज करने के लिए, कि जिससे इन फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सकते। तो ह्यूमन नीड्स कैसी है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। तो ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड होने की वजह से जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका स्टॉक लिमिटेड होता जाता है। ड्यूरिंग लास्ट 100 years, age of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion। कि लास्ट 100 years के ड्यूरिंग क्या होता जा रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। उसके अलावा वह कितने तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता जा रहा है, ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड बनती जा रही है और रिसोर्सेस लिमिटेड होते जा रहे हैं। तो सेवरी implication we have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter। तो अगर हमने इस मैटर के बारे में नहीं सोचा तो उस रिसोर्सेज का जो कंजर्व करना है वह नहीं कर सकेंगे और आने वाली फ्यूचर की जनरेशन को यह रिसोर्सेज का यूज करने नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यह एक भयानक प्रॉब्लम्स यानी कि लार्ज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी रेशनरी, इसीलिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्व करना जरूरी है।
The word conservation is directly related to the scarcity of resources कि यह वर्ड डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, scarcity of resources के साथ रिलेटेड। स्केर्सिटी का मीनिंग होता है कि रिसोर्सेज का जो स्टॉक है उसकी कमी क्रिएट होना। इफ द रिसोर्सेज आर exploited at the current rate where they are exploited and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle। अगर अभी की जो करंट लाइफ स्टाइल है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करने के लिए मेंटेन नहीं कर पाएगी तो उनका जो ड्रीम है फ्यूचर जनरेशन के लिए वह कंप्लीट नहीं हो सकता है। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूजेस एंड कंजर्वेशन एंड रीयूजेस। तो वापस से रीयूज हो सके उसके लिए कंजर्व करना जरूरी है। व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ अ ट्री और ह्यूमन लाइफ, द अरेंजमेंट मेड फॉर इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के लिए जैसे कि ट्रीज है तो ट्रीज के ऊपर ही हमारी लाइफ जो है डिपेंड है, वह हमें ऑक्सीजन गैस देती है, हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका अरेंजमेंट करना जरूरी है और उन्हीं का अरेंजमेंट करना इट इज कॉल्ड इट्स कंजर्वेशन। तो अब हम उसके बारे में समझते हैं कि अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल gather information about the availability of utilized, unutilized and the probable resources of any region or a country as a unit। कि किसी भी यूनिट के रूप में कंट्री या किसी भी रीजन के प्रोबेबल रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड की अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। सेकंड नंबर, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और non renewable should be exploited scientifically and the should be used only where it is necessary to use them। जैसे कि अभी हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में ऊपर टेबल के नीचे समझा था। तो यह ऐसे रिसोर्सेज है कि जिसका यूज साइंटिफिशियली रूप से करना चाहिए। उसके बाद थर्ड, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप जो रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज, कि रिसोर्सेज का डेवलप करना चाहिए जिससे उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो सके। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्प्रेंगली फॉर फ्यूचर यूज, की फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके कि जिससे वह इजीली रूप से उन्हें अवेलेबल हो सके। तो उसके लिए अभी करंट ईयर्स में उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कंजर्वेशन है, क्या करना चाहिए, तो जो रिसोर्सेज विच आर in a limited quantity should be conserved, finding its alternative option through technical development is favorable in the long term, कि लॉन्ग टर्म तक उसका यूज हो सके उसके लिए टेक्निकल डेवलपमेंट के थ्रू कितने तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसका फाइंड आउट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट, नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, कि उसके लिए कितने ही तरह के रूल्स है जो बनाकर उसको फॉलो करना चाहिए कि जिससे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो सके। फिर नेक्स्ट लास्ट, सिटीजन शुड बी वेल acquainted with all facts associated with the rational uses of resources and a public awareness should be cultivated। और साथ साथ में क्या करना चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस भी करना ज़रूरी है कि जिसका यूज कंजर्व रूप से करना चाहिए और उसके लिए उसका यूज पब्लिक कंजर्व रूप से कर सके। तो उसके लिए उन्हें अवेयरनेस का मीनिंग होता है कि जागृति स्प्रेड करना चाहिए, यानी कि जागृति फैलानी चाहिए। फिर उसके बाद ये सोइल फॉर्मेशन, तो सोइल फॉर्मेशन किसे कहा जाता है,
तो जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रो इज नो एज सोइल। सोइल किसके नाम से जाना जाता है कि जनरली जो अर्थ के सरफेस का जो पार्ट होता है उसे सोइल के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर वेजिटेशन ग्रो की जाती है। द सोइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कितने तरह के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं कि जो उनकी एक थिन लेयर होती है, उसी को ही सोइल के नाम से जाना जाता है। मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट, और उसके अंदर यह सभी इंक्लूड होते हैं। लॉक्स लाई बिलो द सोइल, और सोइल के नीचे कितने ही तरह के लॉक्स होती है। सोइल इज फॉर्मेड ड्यू टू द मटीरियल अवेलेबल थ्रू द denudation, biotic, humidity and air get mixed up with in, और इस तरह से उसमें कितने जैसे कि एयर है, ह्यूमिडिटी है, फिर उसके अलावा बायोटिक लैमिनेट्स है, डेन्यूडेशन है, तो उसके थ्रू मटेरियल अवेलेबल होते हैं और जिससे सोइल फॉर्मेड की जाती है। तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि द सोइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशंस। फिर उसके बाद है सोइल के बारे में, तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल विच कंटेन्स मिनरल एंड बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशंस। तो सोइल किसे कहा जाता है कि सोइल वह, जैसे कि आप लोगों ने लोअर क्लास में क्रस्ट के बारे में तो समझा ही है कि अर्थ की क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है दिस इज नो एज सोइल, जो वेजिटेशंस के डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। अलोंग दियर प्रपोर्शन इज नॉट द सेम everywhere. The soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the logs and vegetation. Factors of denudation prepare very thin layer through the denudation of logs. कि लॉग्स के डेन्यूडेशन के थ्रू एक वेरी थिन लेयर प्रिपेयर की जाती है और वही डेन्यूडेशन के फैक्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। और उसके अलावा लॉग्स वेजिटेशंस के जो कैटर्ड मटेरियल्स होते हैं उसका मिक्सचर किया जाता है और उसी से ही सरफेस का जो सोइल लेयर्स है वह प्रिपेयर की जाती है। फिर उसके बाद द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सोइल फॉर्मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग्स इन दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम इन द सेम, सो द सोइल फॉर्मेड द आउट ऑफ द सेम लॉग्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेट्स इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट। कि उसके अंदर कितने ही तरह के क्लाइमेट्स इन्फ्लुएंस, उसके अलावा लॉग्स जो किस तरह के दिखाई देते डिफरेंट, जो वेरी डिफरेंट होते हैं और उन्हीं का मिक्सचर किया जाता है, उसी से सोइल फॉर्मेड की जाती है। और कितने ही तरह के रीजन्स में लॉन्ग टाइम तक लॉग्स के डिफरेंट टाइप से सोइल फॉर्मेड की जाती है और सोइल फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट होते हैं, जो उसका एक खुद का ही इम्पोर्टेंस माना जाता है कि सोइल को कितने ही तरह के डिफरेंट क्लाइमेट भी इम्पैक्ट करते हैं। सो द सोइल फॉर्मेड आउट ऑफ द सेम लॉग्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस इज डिफरेंट, और जिसकी वजह से यह सभी भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सोइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट एक कलर, क्लाइमेट, लॉग्स, स्ट्रक्चर, ह्यूमस एक्सेट्रा, इन सभी के बेसिस पर सोइल का क्लासिफाइड किया जाता है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सोइल, तो सोइल के टाइप्स ICER, जिसका फुल नेम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी के अकॉर्डिंग ही सोइल को 8 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है।
माउंटेन सोइल, फॉरेस्ट सोइल आर फाउंड एट डिफरेंट अल्टीट्यूड इन माउंटेन रीजन्स, कि माउंटेन रीजन्स में कितनी तरह की डिफरेंट सोइल जैसे कि माउंटेन फॉरेस्ट सोइल फाउंड की गई है। तो फर्स्ट वन इज alluvial soil, second one is lead soil, third one is black soil, fourth one is laterite soil, fifth one is desert soil, sixth one is mountain soil and seventh one is forest soil and eighth है मार्शी और पीटी सोइल। तो इन सभी सोइल के बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे।